बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर होगा। एज ए होल ये लेक्चर नंबर 28 है। लास्ट टाइम मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी का बेसिक आइडिया बताया था, तो 2-3 बातें मैं आज ज़रा रिवाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम रिमेनिंग जो इसका पोर्शन था उसको कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप एक मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ये प्रीवियस लेक्चर में बात हो चुकी है। मैंने बताया था कि आप मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे इस बुनियाद पर कि मिक्सचर के सामने 2 फेजेस होंगी, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। अब मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट की अपनी एक रगबत है, एक रुझान है, एक अफिनिटी है। कोई कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में ज्यादा डिसोल्व होगा, कोई कंपोनेंट मोबाइल फेज में ज्यादा डिसोल्व होगा। तो ये जो इनकी कंपैरेटिव एक मतलब क्या लेंगे, एक रुझान या रगबत है कि किस फेज में किस कंपोनेंट में ज्यादा जाना, इसी बात को बुनियाद बनाते हुए, बेस बनाते हुए हम कंपोनेंट्स को जो मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि फेजेस 2 तरह की हैं, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज आमतौर पर गैस या लिक्विड की हालत में हो सकती है, जबकि स्टेशनरी फेज सॉलिड या लिक्विड हालत में हो सकती है। अब क्लासिफिकेशन जो की गई है क्रोमेटोग्राफी की, उसकी बेसिक मेजर टाइप्स 2 बनाई गई हैं। In chromatography, the separation of components is due to either adsorption or distribution. देखें, अब कहते हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो कंपोनेंट्स की सेपरेशन होनी है, या तो वो एडजर्प्शन की वजह से होगी या डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। हमारा एफएससी का जो सिलेबस है उसमें जो आगे उन्होंने डिटेल्ड एक एग्जांपल दी हुई है वो है डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिहाजा हम उसी को ज्यादा तफसील में बयान करेंगे। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। एडजर्प्शन का मतलब मैंने आपको क्रिस्टलाइजेशन वाले टॉपिक में बताया था, एक एब्जॉर्प्शन होता है बी वाला। एब्जॉर्प्शन जो बी वाला होता है उसका मतलब होता है पेनिट्रेशन इनटू द सरफेस, सरफेस के अंदर सरायत कर जाना, घुस जाना। एडजॉर्प्शन जो डी डेल्टा वाला होता है उसका मतलब होता है अकामुलेशन एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाना। तो इसकी आगे हमारे एफएससी की बुक में जो आगे पेपर क्रोमेटोग्राफी की आगे एग्जांपल आने वाली है, वो चूंकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप होगी और वो डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, लिहाजा हमारा ज्यादा फोकस वहीं पर रहेगा। लेकिन ब्रीफली हम देख लेते हैं। वो कहते हैं कि क्रोमेटोग्राफी में जो कंपोनेंट्स की सेपरेशन होती है या तो इस वजह से होती है कि एडजर्प्शन हो जाती है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जहां तक ताल्लुक है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें यह होगा कि कंपोनेंट्स जो मिक्सचर के अंदर मौजूद होंगे वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में। जबकि एडजर्प्शन में ये होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टेशनरी फेज के ऊपर आमतौर पर जाकर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि एफएससी में हमने इस एग्जांपल को, इस केस को ज्यादा तफसील में नहीं पढ़ना। तो जो इसकी मेजर टाइप्स बनाई गई हैं वो 2 हैं, एक एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। लेकिन मैं एक दफा आपको इसका बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। आपको याद होगा कि हमने स्टेशनरी फेज की 2 टाइप्स पढ़ी थी। मैंने कहा था कि स्टेशनरी फेज या सॉलिड होता है या लिक्विड होता है। तो एडजर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो इस स्टेशनरी फेज की वजह से है। एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? दैट क्रोमेटोग्राफी इन विच अ सब्सटेंस लीव द मोबाइल फेज टू बिकम एडजर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड फेज इज कॉल्ड एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वो होगी जिसमें जो सब्सटेंसेस या हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो मोबाइल फेज को लीव कर देंगे और सॉलिड सरफेस के ऊपर जाकर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि आगे इस एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की फर्दर डिटेल या एक्सप्लेनेशन नहीं है, चूंकि आगे फर्दर डिटेल या एक्सप्लेनेशन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की आनी है, लिहाजा हमारा ज्यादा फोकस उसी के ऊपर होगा। और ये ध्यान में रख लीजिए कि जो एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता। एग्जाम्पल इसकी बहुत मशहूर और फेमस एग्जाम्पल है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के आगे फर्दर एक टाइप है। अब नेक्स्ट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट क्रोमेटोग्राफी इन विच द सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बोथ द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में यह होगा
कि जो कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में। जिस तरह आपको याद होगा हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में पढ़ा था कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो सोल्यूट है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है एक्वस लेयर में और ऑर्गेनिक लेयर में। इसी तरह यहाँ पर जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं मिक्सचर के अंदर वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो मोबाइल या मूविंग फेज है ये मूव करती है और जो स्टेशनरी फेज है ये अपनी जगह पर साकिन रहती है, ये मूव नहीं करती। इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि पार्टीशन और एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की जो क्लासिफिकेशन की गई है इसमें बुनियादी जो है कि इसके अंदर एक डिफरेंस है वो स्टेशनरी फेज का भी है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है। अब इसकी बड़ी मशहूर और फेमस एग्जांपल जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की फर्दर आगे टाइप है और इसी को अब हम तफसील से पढ़ेंगे। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था और दरमियान में भी बार बार बताता रहा कि ये चैप्टर फर्स्ट ईयर का मेरे नुक्ता नज़र से सबसे आसान है। लेकिन चूंकि इसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क है तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएँ। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब आप इन चीज़ों को खुद परफॉर्म करेंगे लैब में खड़े होकर तब आप इसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे ये आपके एफएससी के सिलेबस में शामिल है। तो इंशाल्लाह जब आप परफॉर्म करेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। अब इसमें मोबाइल फेज कौन सा होगा? एन ऑर्गेनिक लिक्विड इज अ मोबाइल फेज। इसमें मतलब है कि आमतौर पर जो ऑर्गेनिक लिक्विड होता है वो मोबाइल फेज होता है। जरूरी नहीं कि एक लिक्विड हो, एक से ज्यादा लिक्विड्स का मिक्सचर भी हो सकता है। बार बार मैं आपको तकरार करके बता रहा हूं कि जब आप एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे तब चीजें ज्यादा बेहतर तौर पर क्लियर हो जाएंगी। एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनिक लिक्विड इसमें आमतौर पर क्या होंगे? मोबाइल फेज होंगे। स्टेशनरी फेज क्या होगा? ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है समझने वाला। देखिए हम थोड़ी देर बाद जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ना उसमें बाज बच्चे जिनको ठीक तरह से कंसेप्ट नहीं होता वो समझ लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे उनके जहन में ये होता है कि इसके अंदर जो पेपर हम यूज कर रहे होते हैं ना वो पेपर स्टेशनरी फेज होता है। हालांकि ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। आप सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 15 में जो पेपर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ेंगे कि पेपर को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। फिर पेपर के आगे डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। अब जैसे ये फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर की भी आगे बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो हम जो पेपर इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर बाद एक्सपेरिमेंट में वो फिल्टर पेपर होता है खास किस्म का। वो पूरे का पूरा पेपर स्टेशनरी फेज नहीं है, ये बात मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लें। ये पेपर आमतौर पर सेलुलोज से बना होता है। मैंने कहा है कि आप पेपर की मैन्युफैक्चरिंग सेकेंड ईयर में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग से गर्ज नहीं है। बेसिकली ये जो पेपर होता है पेपर की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब वाटर होता है, ADSORB, एडजॉर्ब वाटर। ये पेपर की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो चुका होता है वाटर। ये हमारा स्टेशनरी फेज होता है। तवज्जो से समझ लीजिए बात। अगर आप पिछले लेक्चर सुन चुके हैं और समझ चुके हैं तो मैं आपको एक बात कंपेयर करना चाहता हूं। आपको याद होगा जब हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने कहा था कि आप सेपरेटिंग फनल में एक अगर आपके पास वाटर का सोल्यूशन है तो दूसरा आमतौर पर आप ऑर्गेनिक लिक्विड लेते हैं जो वाटर के अंदर हल नहीं होता। अब यहां पर जो है कि यहां पर भी इस बात का ख्याल रखना है कि जो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज है, ये जो सिंपल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें उनको एक दूसरे के अंदर हल नहीं होना चाहिए। स्टेशनरी फेज हमारा पेपर के ऊपर एडजॉर्ब वाटर होगा और मोबाइल फेज आमतौर पर ऑर्गेनिक लिक्विड होगा, क्योंकि जो हमारे पास कंपोनेंट्स है मिक्सचर के उन्होंने एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में। और अगर ऐसा होगा कि मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज एक दूसरे में हल हो गए तो फिर मामला आसान होने की बजाय ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। हम तो ये दो फेजेस इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे कि हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सके। कंपोनेंट्स के सेपरेट होने की बजाय अगर ये दोनों फेजेस ही आपस में हल हो गए तो फिर ये मामला आसानी की बजाय ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। ब्रीफली ये ध्यान में रख लें कि ये जो सिंपल एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ना है इसमें पेपर के ऊपर एडजॉर्ब वाटर स्टेशनरी फेज है और हम टैंक के अंदर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनिक लिक्विड का मिक्सचर लेंगे, वो आमतौर पर मोबाइल फेज होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये भी हम जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं ये आमतौर पर तीन तरह से परफॉर्म किया जाता है। एक असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, एक डिसेंडिंग होती है और एक रेडियल या सर्कुलर होती है। अब यहाँ पर हमें डिसेंडिंग या रेडियल और सर्कुलर से गर्ज नहीं है। डिसेंडिंग का मतलब वो नीचे की तरफ फ्लो होना, रेडियल सर्कुलर बाद में असेंडिंग का मतलब जो हमारा मूविंग फेज है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो हमारे सिलेबस में जो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है।
अब उसी की तरफ आ रहे हैं, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये जरा ध्यान से समझ ले बात, पहले इसका बेसिक असूल देखते हैं, फिर आगे पूरे एक्सपेरिमेंट की डिटेल आ जाएगी। द सॉल्वेंट इज इन पूल एट द बॉटम ऑफ वेसल इन विच द पेपर कैरिंग स्पॉट ऑफ मिक्सचर इज कोटेड। स्टूडेंट्स होगा ये कि आप एक टैंक लेंगे, ये अभी अगली स्लाइड में भी शो होता है और नजर आ रहा है आपको, ये मैं दोबारा फिर इसकी तरफ आऊंगा। इसकी जो मतलब है कि बटन इसकी तय के अंदर आप सॉल्वेंट लेंगे, वो सॉल्वेंट हमारा आमतौर पर क्या होगा, मूविंग फेज होगा। अब आपको ये एक लटका हुआ पेपर सा नजर आ रहा है, आप ऐसा करेंगे कि एक पेपर लेंगे, ये फिल्टर पेपर की खास टाइप होती है, वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1। आप सपोज कर लेंगे तकरीबन 20 सेंटीमीटर लेंथ का आपके पास पेपर है। पहले आप ये पेपर लेंगे, नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़कर 1-2 सेंटीमीटर के आप इसके ऊपर पेंसिल से एक लाइन लगा लेंगे। फिर पेंसिल की जब लाइन लगा लेंगे तो आप ऐसा करेंगे कि आप सपोज ब्लू और ब्लैक इंक को मिक्स कर देते हैं। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप इस टेक्निक के जरिए ब्लू और ब्लैक इंक या मुख्तलिफ इंक के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने 2 इंक्स ब्लू और ब्लैक को मिक्स करके उसको एक स्पॉट लगा दिया, सपोज आप उसको ए कह देते हैं। अब आपने इस ए स्पॉट के अंदर जो दोनों इंक्स हैं ब्लू और ब्लैक, उनको सेपरेट करना है। लेकिन जिस तरह मैथमेटिक्स में पड़ताल करते हैं ये देखने के लिए कि क्या क्वेश्चन ठीक हुआ या नहीं हुआ, इसी तरह आप साथ में एक स्पॉट बी का लगा दें और एक सी का लगा दें। सपोज कर लें कि बी ब्लू के लिए और सी जो है ब्लैक के लिए। तवज्जो से समझ लीजिएगा, जहां स्पॉट ए लगाएंगे उसमें ए और ब्लू और ब्लैक दोनों इंक्स का मिक्सचर है, उस मिक्सचर का आपने एक स्पॉट लगा दिया जिसको हमने ए कह दिया। अब उसके साथ जो बी का स्पॉट है ये प्योर ब्लैक है और जो सी का स्पॉट है ये प्योर ब्लू है। बी फॉर ब्लैक और सी जो है इसको आप ब्लू कह दें। तो अब जब आप ये स्पॉट लगाएंगे तो थोड़ी देर इसको खुश्क होने दें पेपर को। फिर जब ये खुश्क हो जाए तो ये क्लिप की हेल्प से आप इसको इस टैंक के अंदर, जिसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक कहते हैं, इसके अंदर पेपर को सस्पेंड कर देंगे, ऊपर से क्लिप से ये जुड़ जाएगा। तो अब जो नीचे हमारे पास जो मूविंग फेज जो सॉल्वेंट है, इस पेपर को इस तरह से सस्पेंड करना है कि ये थोड़ा सा नीचे आकर इसके अंदर डिप हो जाए। जब ये डिप हो जाएगा तो अब पीछे जो स्लाइड्स में जो कुछ लिखा हुआ उसकी तफसील मैं आपको बता रहा हूं। जब ये डिप हो जाएगा तो आप जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि 9th-10th में आपने बायोलॉजी या केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, जिस तरह ये पौधे जो हैं, जो पानी है इनकी जड़ों से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये कैपिलरी एक्शन है। इसी तरह आपकी रोजमर्रा जिंदगी का तजर्बा आप देख सकते हैं कि आप पानी का एक गिलास में उसके अंदर कागज का एक टुकड़ा सस्पेंड कर दें, तो नीचे से जब कागज गीला होगा पानी का, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे पानी ऊपर की तरफ भी मूव करता है। अब मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में गए बगैर, क्योंकि अभी यहाँ पर इतनी गुंजाइश नहीं है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो ये जो नीचे हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड मौजूद है, एक या एक से ज्यादा, जो हमारा मूविंग फेज है, जब आपने इस पेपर को नीचे डिप किया तो ये ऐसा ऐसा सॉल्वेंट ऊपर की तरफ राइज करेगा। आप इसको राइज होने दें। जब आपको अंदाजा हो जाए कि तकरीबन 3/4 डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया, यानी सपोज कर लें कि अगर पेपर 20 सेंटीमीटर लेंथ का था, तो आप अंदाजन जब आप देखें कि 14, 15 या 16 सेंटीमीटर तक ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव कर चुका है, तो तब आप इस पेपर को, क्लिप को खोलकर इससे बाहर निकाल देंगे पेपर को, और जहां तक सॉल्वेंट राइज कर चुका होगा वहां पेंसिल से एक निशान लगा देंगे। ठीक है, जब आप पेंसिल से एक निशान लगा लेंगे तो आगे आपको जो एक पैटर्न हासिल होगा वो इस तरह का एक पेपर हासिल होगा। जहां तक सॉल्वेंट ने या मूविंग फेज ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था शुरू से लेकर ऊपर तक, हम उसको डिस्टेंस वाई कह देते हैं। ध्यान से समझ लें बात, गौर से। अब देखिए नीचे ए है, ए के अंदर मैंने कहा था कि ब्लू भी है और ब्लैक भी है। तो ए के बिल्कुल ऊपर आप पैरेलल देखें, एक बड़ा सा स्पॉट नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी एक बड़ा सा स्पॉट नजर आ रहा है। तो ए के ऊपर जो पहला बड़ा स्पॉट आपको नजर आ रहा है ये ब्लैक इंक है, और उसके ऊपर जो दूसरा बड़ा स्पॉट नजर आ रहा है ये ब्लू का है। देखने में तो आपको दोनों ब्लैक नजर आ रहे होंगे, लेकिन आप सपोज कर लें कि जो नीचे स्पॉट है इसके ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर जो इसके नजर आ रहा है पहला स्पॉट ये कहते हैं ब्लैक है, और उसके ऊपर वाला जो दूसरा स्पॉट है ये ब्लू का है। तो इसका मतलब यह कि ओरिजिनल लाइन से जो ब्लैक कलर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तकरीबन x है, और जो ब्लू ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तकरीबन z है। दोबारा फिर समझ लें बात, शुरू से लेकर जहां तक सॉल्वेंट ने राइज किया था वो डिस्टेंस y है। स्टार्ट से लेकर ओरिजिनल स्पॉट से जहां तक ब्लैक कलर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो x है, और स्टार्ट से लेकर जहां तक ब्लू कलर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो z है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात। अब आप देखें कि ए के बाद जो बी है, बी के बिल्कुल ऊपर जो आपको स्पॉट नजर आ रहा है ये प्योर ब्लैक है। ध्यान से समझ लें बात, प्योर ब्लैक कलर जो था उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जितना उसने मिक्सचर की हालत में किया। स्टूडेंट ये बात तवज्जो से समझिए, एक टेक्निकल पॉइंट है। मैंने कहा था कि ए जो है, ए के अंदर ब्लू और ब्लैक दोनों थे। अब ए के अंदर जो ब्लू और ब्लैक दोनों थे, दोनों सेपरेट होना था।
तो ए के बिल्कुल ऊपर जो पहला स्पॉट है ये ब्लैक कलर का था और उसके साथ जो आपने प्योर बी लगाया था ये भी ब्लैक का था। तो जितना ब्लैक कलर ने मिक्सचर की हालत में डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही उसने प्योर हालत में डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी तरह ए के ऊपर जो पहले के बाद ऊपर जो दूसरा बड़ा आपको स्पॉट नजर आया था ये ब्लू का था और इधर जो सी स्पॉट था ये प्योर ब्लू का था। तो जितना ब्लू कलर ने मिक्सचर की हालत में डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही उसने प्योर हालत में डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो आपको एक पैटर्न हासिल होता है कलर का पेपर के ऊपर, इसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? क्रोमेटोग्राम। तो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब मैं दोबारा थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलता हूं, कुछ बातें पढ़ते हैं फिर हम इधर आएंगे। कहते हैं कि सॉल्वेंट मिक्सचर स्पेशली कंपोज्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द सैंपल टू बी सेपरेटेड इज poured into the chromatographic tank। हम अपनी एक्सपेरिमेंट की रिक्वायर के मुताबिक हम सॉल्वेंट का मिक्सचर लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम एक एक्सपेरिमेंट में जो सॉल्वेंट का मिक्सचर यूज कर रहे हैं दूसरे में भी वही यूज हो, ऐसा नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट चेंज होता रहता है। कवर द टैंक टू होमोजेनाइज इट्स एटमॉस्फेयर। हम इस टैंक को कवर कर देते हैं ताकि इसका अंदरूनी माहौल जो है वो एक जैसा हो जाए, होमोजेनाइज हो जाए। टेक अबाउट 20 सेंटीमीटर स्टेप ऑफ वाटमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1। मैंने आपको कुछ देर पहले बता दिया था कि क्रोमेटोग्राफिक ये फिल्टर पेपर की खास टाइप होती है। ये लेंगे तकरीबन 20 सेंटीमीटर लेंथ का एंड ड्रॉ ऑन इट अ थिन पेंसिल लाइन अबाउट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 2.5 हो, 2.5 इतने तक, तकरीबन 1.5 तक सेंटीमीटर नीचे से जगह छोड़कर इसके ऊपर आप पेंसिल का निशान लगा देंगे। स्पॉट अ पॉइंट ऑन द पेंसिल लाइन विद स्मॉल मिक्सचर सोल्यूशन, यानी जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि ब्लू और ब्लैक इंक के मिक्सचर का स्पॉट लगाएंगे। टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, स्पॉट्स ऑफ द नाउन कंपाउंड्स में आल्सो बी प्लेस्ड टू अलोंग साइड। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि एक स्पॉट में एक जो स्पॉट ए था उसमें ब्लू और ब्लैक दोनों शामिल थे, लेकिन साथ में जो बी था वो प्योर ब्लैक का था और जो सी था वो प्योर ब्लू का था। तो अब नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आफ्टर ड्राइंग सस्पेंड द पेपर विद क्लिप सो दैट द इम्प्रेग्नेंट एंड डिप्स इनटू द सॉल्वेंट मिक्सचर टू अ डेप्थ ऑफ 5 to 6 मिलीमीटर। कहते हैं कि जब आप स्पॉट लगा लेंगे, जब पेपर ड्राई हो जाएगा, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले तफसील बता रहा था, तो आप इसको इम्प्रेग्नेंट एंड जो नीचे वाला जो स्पॉट्स वाला एंड है आप उसको डिप कर देंगे सॉल्वेंट मिक्सचर में थोड़ा सा। कवर द टैंक व्हेन सॉल्वेंट हैज राइजन टू अबाउट 3/4 ऑफ द पेपर, देन रिमूव द स्टेप। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि अगर तकरीबन 20 सेंटीमीटर लेंथ का पेपर था तो आप तकरीबन जब ये 3/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, अंदाजन 14, 15 या 16 सेंटीमीटर तक, तो तब आप इसको पेपर को बाहर निकालेंगे। मार्क द सॉल्वेंट फ्रंट विद अ पेंसिल एंड अलाउ द स्टेप टू ड्राई। सॉल्वेंट फ्रंट से मुराद है कि जो सॉल्वेंट ने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जिसको हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्रोमेटोग्राम पर शो किया था कि ओरिजिनल स्पॉट से लेकर जहां तक मैक्सिमम सॉल्वेंट ऊपर चढ़ गया था उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वहां पर भी हम लाइन लगा देंगे। वंस द पेपर इज ड्राइड द पैटर्न ऑन द पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। आपको थोड़ी देर पहले बता दिया मैंने। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इफ कलर्ड कैन विजुअली बी आइडेंटिफाइड। कहते हैं कि अगर आपने मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स को सेपरेट किया, अगर वो कलर्ड हैं तो आपको नजर आ जाएंगे, जिस तरह ब्लू और ब्लैक इंक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटोग्राफी जो है ये सिर्फ मिक्सचर ऑफ इंक्स को सेपरेट करने के लिए नहीं होती, इसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। अगर आपको हायर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला तो आप देखेंगे कि आगे इसकी फर्दर बहुत सारी टाइप और बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये एक्सपेरिमेंट एक मिक्सचर के ऊपर किया है जिसके अंदर एक कलर्ड और एक कलरलेस कंपोनेंट है। तो जो कलर्ड कंपोनेंट होगा वो तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, लेकिन जो कलरलेस सपोर्ट होगा वो तो आपको पेपर के ऊपर नजर नहीं आएगा। तो जो कलरलेस किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं फिर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोकेटिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। लोकेटिंग एजेंट्स, LOCATING, लोकेटिंग एजेंट्स, याद रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो क्रोमेटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर एक अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड का आमतौर पर जो स्पॉट होगा वो कलरलेस होगा। तो अब हम एक्सपेरिमेंट एंड कर चुके हैं, हमें नहीं पता कि वो अमाइनो एसिड किस जगह पर मौजूद है। तो निनहाइड्रिन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, आप उस क्रोमेटोग्राम के ऊपर बार से निनहाइड्रिन का स्प्रे कर देंगे तो उसकी खासियत ये होती है कि अमाइनो एसिड जिस जगह पर भी मौजूद होगा उसका स्पॉट, निनहाइड्रिन उससे रिएक्ट करके वहां पर कलर क्रिएट कर देगा। तो उस कलर को देखकर आपको पता चल जाएगा कि अमाइनो एसिड यहां पर है। तो इस तरह के जो एजेंट्स आप मतलब है कि जो उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं उनको कहते हैं लोकेटिंग एजेंट्स। निनहाइड्रिन बड़ा मशहूर लोकेटिंग एजेंट है। इसके अलावा रूबिनिक एसिड होता है, इसके अलावा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और भी कुछ यकीनन मतलब है कि होते हैं लोकेटिंग एजेंट्स। तो वो सिंपली हमसे ये कह रहे थे कि अगर कलर्ड कंपोनेंट्स हैं तो वो तो आपको पेपर के ऊपर नजर आ जाएंगे, लेकिन अगर कलरलेस होगा स्पॉट्स तो उसको फिर सेपरेट देखने के लिए आपको मुख्तलिफ फिजिकल या केमिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करना है, जिसमें से एक मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर कोई अमाइनो एसिड का कलरलेस स्पॉट होगा तो उसको आइडेंटिफाई लोकेट करने के लिए आप निनहाइड्रिन का स्प्रे करते हैं उसके ऊपर। ईच कंपोनेंट हैज अ स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर कॉल्ड RF।
कहते हैं कि जो हर कंपोनेंट होगा मिक्सचर का उसकी अपनी एक RF वैल्यू होती है। RF क्या होता है? रिटार्डेशन फैक्टर। अभी थोड़ी देर बाद इसकी इक्वेशन भी हम देखते हैं। द RF वैल्यू इज रिलेटेड टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड इज गिवन है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट मैंने आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाले टॉपिक में भी बताया था, क्रोमेटोग्राफी के पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि मैंने कहा था कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से मुराद था कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन मूविंग लेयर। जबकि यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफी का आप एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से मुराद होगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन मूविंग लेयर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन स्टेशनरी लेयर, जो स्टेशनरी फेज। ये वो था डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ये उससे मिलती जुलती एक टर्म होती है रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर ये स्टूडेंट जो आपको के नजर आ रहा है, माजरत के साथ यहाँ के नहीं है बल्कि RF है, जो पिछली स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है, कैपिटल R और उसके साथ छोटा f, RF रिटार्डेशन फैक्टर। अब ये रिटार्डेशन फैक्टर होता क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। बहुत आसान सी बात है। ये रेशो है दो डिस्टेंस के दरमियान। कौन से डिस्टेंस? एक तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। अभी ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इसका जो मैंने आपको क्रोमेटोग्राम दिखाया था, इसमें हम देखते हैं कि जो ब्लू और ब्लैक कलर था उनका रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा। आपको मैंने कुछ देर पहले स्टूडेंट्स बताया था कि शुरू से लेकर ये जहां तक सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसको हमने y कहा। ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। स्टार्ट से लेकर जहां तक ब्लैक कलर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसको हमने x कहा। स्टार्ट से लेकर जहां तक ब्लू कलर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसको हमने z कहा। तो अगर हम RF फॉर B से मुराद क्या है? ब्लैक कलर। अगर हम ब्लैक कलर का रिटार्डेशन फैक्टर मालूम करना चाहते हैं तो हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लैक कलर फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, यानी x डिवाइडेड बाय y। इसी तरह अगर हम ब्लू कलर का रिटार्डेशन फैक्टर मालूम करना चाहे तो हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लू कलर फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। तो ब्लू कलर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है z और जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है? y। तो इस तरह मतलब यह है कि आप रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक बहुत टेक्निकल पॉइंट लेक्चर के एंड में मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि रिटार्डेशन फैक्टर RF की वैल्यू आमतौर पर लेस देन यूनिटी होती है। आमतौर पर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये बुक के अंदर पॉइंट नहीं है लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट आप ज़हन में रख लीजिएगा। उसकी वजह ये है कि ये दो चीजों के दरमियान रेशो है। ऊपर जो नोमिनेटर है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट है और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट है। तो आमतौर पर जो सॉल्वेंट है उसने ऊपर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है और नीचे जो कंपोनेंट है उसने नीचे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है। तो जब नोमिनेटर की वैल्यू कम होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। एक लास्ट पॉइंट आपको और बता दूं, वो ये है कि आप देख रहे हैं कि इस मिक्सचर में ब्लैक कलर नीचे रह गया और ब्लू ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि जब मूविंग फेज में ऊपर की तरफ मूव किया है तो ब्लू कलर का ज्यादा ऊपर की तरफ चले जाना ये शो कर रहा है कि इसकी सोलबिलिटी मूविंग फेज में ज्यादा है, स्टेशनरी फेज में कम है। और ब्लैक कलर जब नीचे रह गया तो इसका मतलब यह है कि जब मूविंग फेज ने ऊपर की तरफ मूव किया है तो ये मूविंग फेज में ज्यादा डिसॉल्व नहीं हुआ, इसलिए ये स्टेशनरी फेज में ज्यादा डिसॉल्व हुआ, इसलिए इसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल नहीं किया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का। इसके बाद इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।